नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने एवं उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक वीडियो देखा गया जिसमें कि एक बीजेपी के सिपह सालार हैं श्री अश्विनी उपाध्याय जी, तो वो कहीं इस तरह से भाषण कर रहे थे। दो तीन बातें उनकी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि चीन जापान का गुलाम था और चीन ने गुलामी की एक निशानी भी नहीं छोड़ी। यानी लोग भूल गए थे कि चीन कभी जापान का गुलाम था। और यहाँ तो अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी जो है पूरा लोगों की एक शान की भाषा बन गई है। लोगों को शर्म भी नहीं आती कि अंग्रेजी का प्रयोग एक दास्ता की निशानी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़े शान से वो अंग्रेजी ही बोलते हैं और उनको जरा भी आभास नहीं होता कि ये गुलामी की निशानी है। और काफ़ी तबकों में जितने भी मंत्रालय हैं भारत सरकार के, वो जो है अंग्रेजी में उनकी फाइलें होती हैं। जितने भी वो संक्षिप्तियाँ आती हैं या ब्रीफ आते हैं मंत्रालयों से, वो अंग्रेजी में ही आते हैं। तो ये सबसे बड़ी गुलामी है, एक तो अंग्रेजी का वर्चस्व। तो ये कैसे भारत जो है गुलामी की निशानी को भुलाएगा, सवाल इस बात का है। तो इस पर अश्विनी उपाध्याय महोदय ने नहीं, आज भी लोग अपनी शान दिखाने के लिए अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं। तो ये मानसिकता जो है खुद ही गुलामी का है। तो वो चीन जापान से तुलना करने के पहले यहाँ की मानसिकता को पहचानिए। और यहाँ पर तो जो है वो अंग्रेजों के जाने के बाद जो ये काले अंग्रेज आए हमारे इस देश के, वो तो उन गोरे अंग्रेजों से भी अधिक खतरनाक है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने जो है अपनी उस किताब में कि मैं नास्तिक क्यों बना, वो नास्तिक थे। इसे जिस पंथ की हमेशा चर्चा करने में, झगड़ा करने में पूरा मीडिया अपना पूरा समय लगाता है, उस मीडिया को यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी पांथिक पचड़ों से अपने को दूर रख करके और देशभक्ति का अलग जगाने के लिए ही शहीद आजम भगत सिंह ने पंथ से दूर नास्तिक बन गए थे। तो इस तथ्य को जितने भी जो भगत सिंह का राग अलापते हैं उनको समझना चाहिए
कि किसी भी पंथ से बहुत ऊंचा है देश और देशभक्ति। और इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि एक कोई मैंने हमारे सिख आस्था वाले भारती भाई थे, तो वो गुरुद्वारा के उपासक थे और फिर भगत सिंह का नाम ले रहे थे। हमने कहा कि जनाब, भगत सिंह ने ये गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर और ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु गॉड से ऊपर अपने देश को मानते हुए वो नास्तिक बने थे। और जो लोग भी इस देश के लिए कुर्बानी देते हैं, वो उनके दिल दिमाग में होता है कि हमारा देश सबसे ऊंचा है। लेकिन ये स्वार्थी असमंसाई सोच के लोग जब कोई कुर्बानी दे देता है, शहादत दे देता है, देश को आज़ाद करा देता है, सीमाओं पर हमारे जो जितने जवान हैं वो अपने देश को सर्वोच्च मानते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान भी करते हैं, तो यहाँ पर अंदर बैठे हुए कट्टरवादी तत्व और कट्टरवादी पांथिक तत्व, हिंदू करने वाले, मुस्लिम करने वाले बेशर्म जो है, हमेशा जो है, और वही बेशर्म नहीं बल्कि चैनल वाले भी बेशर्म हैं, उनको शर्म नहीं आती है, तो ये किए रहते हैं। लेकिन देश को जानना चाहिए कि यदि हमारा राष्ट्र, हमारा भारत राष्ट्र जो है एक भारतवर्ष के रूप में विकसित होना है, तो सभी हमारे भारतीय भाई बहनों को, सभी नागरिकों को भारतवर्ष जो है सर्वोच्च मानना होगा। और उसके बाद हमारी जो अवाम है उसको सर्वोच्च मानना होगा, और देश का संविधान को भी सर्वोच्च मानना होगा, और साझी सोच को भी सर्वोच्च मानना होगा। इसके बाद कोई भी पंथ आपका है, सनातन है, इस्लाम है, सिख है, ईसाई है, उसके बाद ही स्थान आता, 5वें स्थान पर। मैं फिर से दोहरा देता हूं, सबसे ऊपर अपना राष्ट्र भारतवर्ष, उसके बाद हमारी अवाम, और उसके बाद हमारे देश का संविधान, और इसके बाद हमारी साझी सोच, इसके बाद कोई भी पंथ, हिंदू, सनातन, इस्लाम, ईसाई, सिख इत्यादि, ये जिसके दिलो दिमाग में है वही इस देश का सच्चा भारतीय नागरिक बन सकता है। राजनीतिक पार्टियों में, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में, जो पांथिक कट्टरवादी तत्व हैं और जो सामंतशाही सोच के हैं, जिन्होंने खुद इतने आदर्श में, इतने पुरातन हमारे हिंदू सनातन के आदर्शों को तबाह किया है, और इतना आदर्श में, पुरातन और इतने बड़े दर्शन वाला जो ये पंथ है हमारा हिंदू सनातन, उसको व्यवहारिक रूप में इतना विकृत किया है इन्हीं कट्टरवादी तत्वों ने। और ये कभी अपनी गलती मानते नहीं। इन्होंने वो जातिवाद की व्यवस्था की, पहले इसके पहले वो जो है यानी वर्ण व्यवस्था थी, बाद में वही जातिवादी व्यवस्था हो गई। जातिवादी के चलते जो है वो भेदभाव, ऊंच नीच, और उसमें जो है एक सूत्र बोल करके हजारों साल तक उसके साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया गया, शोषण किया गया, अन्याय किए गए, बहुत घाव दिया गया। इसको जो है मैं हिंदू सनातन पंथ के जो कट्टरवादी सामंतशाही सोच के उसको स्वीकारते भी नहीं है, और उसी का प्रतिनिधित्व करता है ये हिमांशु त्रिवेदी। झूठ मूठ का जो है आत्मश्लाघा में, अंग्रेजी में एक कहावत है
स्मग बिलीफ एंड फॉल्स प्राइड, उसी का शिकार है ये वो हिमांशु त्रिवेदी। स्मग बिलीफ एंड फॉल्स प्राइड का शिकार है। तो इससे इन्हीं सब दुर्गुण के कारण हमारा हिंदू सनातन जो इतना इतना आदर्शमय पंथ है, वो जो है इन विकृतियों का शिकार हुआ। जातिवादी और खास करके हमारे एक तबके के साथ तो हद ही हो गई। और उसको कभी ये सामंसाई सोच वाला कभी उसको स्वीकार नहीं। और आज वही लोग जो है वो हिमांशु त्रिवेदी के रूप में वो प्रकट हुए हैं। और इतना ही नहीं, और फिर दूसरे पंथों को नीचा दिखाना, पुरातन वाली बात को हमारे वेद में ये है, हमारे पुराण में है, ये है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसी के वेद में, किसी पुराण में, किसी के रामायण में, किसी के गीता में, किसी के कुरान में कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे देश के संविधान में क्या है, जिससे कि देश चलता है उसी मतलब है। हमको इस देश का नागरिक बनना है, भारतीय नागरिक बनना है, न कि हिंदू बनना है, न तो मुस्लिम बनना है, न तो जो है वो कुरान को फॉलो करना है, न तो शरिया को फॉलो करना है, न तो मनुस्मृति को फॉलो करना है। सिर्फ हमारे देश का संविधान और संविधान के अंतर्गत बने हुए जो कानून है, विधि है, और विधि और कानूनों के अंतर्गत बने हुए नियम और नियमावलियां, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसी को फॉलो करना है। लेकिन आज ये सुनते हुए कि हमारे वेद पुराण में ये है तो हम उसको फॉलो करेंगे, तो उसका जो जोड़ीदार कहता है कि नहीं हम तो कुरान को मानेंगे, हम शरिया को मानेंगे। ये सारी विकृतियों को कुचलने की जरूरत है। और इसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप जो हमारे आस्थाओं के केंद्र हैं रामचरितमानस इत्यादि पर, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है आज उसका अपमान करने में, उसके प्रतियां जलाने में लोग जो संकोच नहीं कर रहे, और उसकी प्रतियां सार्वजनिक रूप से जब ये जहां तक रामचरितमानस का सवाल है, हमारे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना की रामचरितमानस की, और जिसमें एक चौपाई को लेकर उन्हें उसी का बहाना बना करके लोगों की आस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जब यह स्पष्ट हो गया कि वो वक्तव्य जो है कि ढोल गवार शुद्ध प्रश्न नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, वह न तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कहा गया है स्वयं, न तो प्रभु श्री राम जी के द्वारा कहा गया, या किसी ऐसे जो महापुरुष हैं उसमें के द्वारा नहीं कहा गया है। वो जो दुष्ट था समुद्र, जिसके जो कि प्रभु श्री राम जी के प्रार्थना का अनादर किया, ये उसके दुष्ट वचन हैं। तो दुष्ट वचन जो है कभी भी किसी भी समाज के लिए आदर्श नहीं होता है, निंदनीय होता है। तो उसके कथन मैंने उस दुष्ट समुद्र का वो कथन है, उसका वचन है। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। तो जैसे प्रभु श्री राम जी ने जितना भी बातें बताई, जितना भी उनके वचन हैं, वो हमारे पूरे मानव समाज के लिए या भारतीय समाज के लिए आदर्श है। रावण ने क्या कहा, वो बिल्कुल नहीं। तो दुष्टों के वचन को लेकर के जो इस तरह से एक बहाना बना करके जो है वो भी एक राजनीतिक और वोट के फायदे के लिए, तो ये सब जो है हमारे भारतीय समाज के शत्रु हैं, दुश्मन हैं उसके। और तो जो अश्विनी उपाध्याय जो भाषण कर रहे थे, कुछ बातें अच्छी थी। एक तो है कि
चीन चीन जो जापान का गुलाम था, कोई निशानी नहीं छोड़ा। इसके विपरीत हमारे यहाँ अभी भी बड़े शान से उसको चिपकाए हुए हैं। सिर्फ अंग्रेजी भाषा ही नहीं, अंग्रेजों की जो संस्कृति है, जो यहाँ वो नग्नता है। अब ये नग्नता जो है पूरा बॉलीवुड को घेरे हुए है। नग्नता, फोड़पन जो है विज्ञापन की दुनिया को घेरे हुए है, ग्लैमर की दुनिया को घेरे हुए है, और टेलीविजन की दुनिया को घेरे हुए है, और फैशन की दुनिया को घेरे हुए है। और यही नहीं, बल्कि अब गांव-गांव में जो है वो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहा है। यानी हिंदी को भूल करके, संस्कृत को भूल करके, उर्दू को भूल करके जो है अंग्रेजी। तो खास करके तो ये जो मानसिकता है, ये बहुत बड़ी गुलामी की निशानी है। और इससे भी बड़ी जो है वो दुख की बात है कि लोगों को एहसास तक नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी गुलामी वो पाल रहे हैं, उसके शिकार है। बात आने पर वही हाँ भाई, ये तो गुलामी की निशानी है, लेकिन अपनाएंगे वही। उसको न तो कोई उसके प्रति संवेदना न है, न तो इसको छोड़ा जाए, इसके लिए कोई विचार है। तो गुलामी की निशानी, तो गुलामी की निशानी एक बात और उन्होंने कहा, और इसके संबंध में भारतीय जनता दल ने पहले भी बताया गया है कि हमें व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ अपवादों को छोड़ करके बहुत जड़ ले चुका है, व्यक्तिगत स्वार्थ। और इसीलिए देशभक्ति की भावना इसीलिए नहीं आ पाती है। देशभक्ति की भावना आने की पूर्व शर्त है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थ से मुक्त हों, उसे आजाद हों। व्यक्तिगत स्वार्थ की जड़ें जमाते हुए हम जो है देशभक्ति की भावना ला नहीं सकते, बल्कि उसका सिर्फ पाखंड करेंगे। और किसी भी विषय का, किसी भी भावना का पाखंड जो है बहुत ही खतरनाक होता है। ये वो कहते हैं कि ये मेडिसिन वर्स देन डिजीज, उसकी ये हालत होती, पाखंड। देशभक्ति के विषय में आपने देखा होगा कि यहाँ कवि सम्मेलन होता है, मुशायरे होते हैं, मन से भाषण होता है, लेकिन दिल में लगाव नहीं होता है कि देश के प्रति भक्ति हो। और बात करेंगे देशभक्ति की, तो देशभक्ति में जो है वो जनभक्ति भी होती है। यानी अपने देश के लोगों से भी मोहब्बत होती है, देश से मोहब्बत होती ही है। तो देशभक्ति का ही एक हिस्सा है उसका जनभक्ति। हमारे जो भारतीय भाई बहन, उनके प्रति भी भक्ति है, माने आवाम परस्ती भी है। तो सब जो है वो पाखंड के रूप में है। और खास करके ये एक ही पार्टी है जो कि अपने को देशभक्त कहती है। बाकी को तो देशभक्ति से मतलब भी नहीं है। जितनी और भी पार्टियां हैं, अब जो माने ये आपकी टीएमसी है, आपकी आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, और शिवसेना है, एनसीपी है, अकाली है, डीएमके, एआईएडीएमके, टीडीपी, वाईएसआरसी, बीजेडी, ये तो सब देशभक्ति की बात भी नहीं करते हैं। और न कोई मतलब है इन सबों को। और दूसरा कि देशभक्ति की जो बात करते हैं वो पाखंड वाली, छल वाली, कपट वाली। तो देश और देशभक्ति को लेकर के बड़ी चिंताएं हैं। चिंता इस बात की है कि जो लोग देशभक्ति की बात करते हैं या राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वही इसमें राष्ट्र के शत्रु बने हुए हैं। कैसे शत्रु बने हुए हैं? देश के दुश्मनों को पालते हुए।
तो आ जाइए, जो अश्विनी उपाध्याय महोदय जो कह रहे थे, और जो कि बीजेपी के ही शिवा सालार हैं, उनके वक्तव्यों से बीजेपी की मानसिकताओं का कुछ और खुलासा आपको मिलेगा। तो एक अच्छी बात उन्होंने कहा कि भाई जो है, उन्होंने कहा कि जब आप कोई ड्राइवर रखते हैं तो देखते हैं भाई वो अच्छी अंग्रेजी बोलता है कि नहीं बोलता, लेकिन उसको ड्राइवरी आनी चाहिए। कोई काम वाली को देखें भाई, वो भले वो हो लेकिन काम अच्छा करती है। और कोई खाना बनाने वाला हो, वो कैसे भी हो लेकिन खाना अच्छा बनाता है। और तो फिर जब ये चुनाव आता है, अपने प्रतिनिधि को चुना होता है, उसमें इतनी लापरवाही क्यों, और उसमें इतना जो है वो स्वार्थवाद क्यों, जातिवाद इत्यादि के नाम पर, जबकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। चुनाव जो है, इसी से हमारे देश के शासन प्रशासन का भाग्य का निर्माण होता है, और उसमें इतनी लापरवाही भी, और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को साधना। व्यक्तिगत स्वार्थ को साधना का मतलब है वो जातिवाद चलाना, और जातिवाद के आधार पर जो है मैंने ये विचार बनाना, वो अमुक उम्मीदवार कितना भी भ्रष्ट हो, कितना भी समाज विरोधी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, लोगों को दुख देने वाला हो, ये सब किनारे हो जाता है क्योंकि वो मेरी जात का है। तो जब जहां ऐसा इस विचार पर आप अपने नुमाइंदे को, प्रतिनिधि को आप चुनेंगे, भेजेंगे, संसद में भेजेंगे, विधानसभा में भेजेंगे, सत्ता में भेजेंगे, तो वो उस वातावरण को भी उसी अनुसार प्रदूषित करेगा, बर्बाद करेगा। ये समस्या कोई आज से नहीं, 60-70 सालों से चली आ रही है, और सभी पार्टियों में चली आ रही है। और एक दूसरे को वो गिनाते हैं। एक दिन वो वसीम बकार ये का बीजेपी के लिए कह रहा था कि इनके 275 जो एमएलए हैं, उनमें 143 अपराधी किस्म के हैं। अरे बेवकूफ, अब वो वसीम बकार अपराधी कब नहीं है? तुम्हारा जो वो अकबरुद्दीन ओवैसी है, वो कम बड़ा अपराधी है। इतने बड़े अपराधी को पालते हुए तो तुम जो है दूसरे के ऊपर मैंने ये खोज रहे हो कि वो अपराधी हैं। अपराधी जो है पूरी राजनीतिक व्यवस्था में जो है बिल्कुल क्या करें, कैंसर की तरह हैं, फैले हुए हैं। और सिर्फ जो है मैंने विधानसभाओं में और लोकसभा में और शासन में नहीं, बल्कि जो और व्यवस्थाओं में भी क्रिमिनल है सब। तो अश्विनी उपाध्याय महोदय कह रहे थे कि जब हमारा व्यक्तिगत काम पड़ता है, जब हमको ड्राइवर रखना होता है, काम वाली रखना होता है, खाना बनाने वाला रखना होता है, तो हम जो है ऑब्जेक्टिविटी के साथ कि जिस काम के लिए वो हम लगा रहे हैं, उसके लिए लायक है कि नहीं है, ये देखते हुए करते हैं। लेकिन जब वही चुनना होता है, हम सबसे सबसे खराब जो है वो कुपात्रता दिखाते। जातिवाद में वो जातिवाद साधेंगे, संप्रदायवाद साधेंगे, और प्रांतवाद, भाषावाद जैसी बुराई को भी साधेंगे, और प्रलोभन के आधार पर कि क्या मिल गया, पैसा मिल गया है, बोतल मिल गया है, कंबल मिल गया है, कुछ वादे मिल गए हैं कि यदि वो जो भी उम्मीदवार है, अब जो है उसने आपको वादा किया है कि यदि वो जीत गया तो आपके गलत सलत धंधों को चलवाएगा, आपकी बसों को छुड़वाएगा थाने से। तो इस सब प्रलोभनों के शिकार बन करके आप जो है अपने दुश्मनों को, अपने दुश्मन को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं।
तो ये सबसे बड़ा अपराध है, और उस अपराध की सजा पूरा समाज, पूरा देश झेलता है। इसको भारतीय जनता दल ने भी अपने इन्हीं एपिसोड के माध्यम से ये भी समझाया था कि हमारा जब व्यक्तिगत काम पड़ता है, और हमने या भारतीय जनता दल ने इसको और भी माने संजीत तरीके से समझाया था कि जब हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ पड़ता है, जैसे हमको जब मकान बनाना होता है तो पूरा ध्यान लगाते हैं कि भाई मकान किस लोकेशन में हो, यानी किस क्षेत्र में हो, जहाँ की निकट स्कूल हो, और जो है और भी चीज़ें जो है माने दूध सब्जी इत्यादि हो, और यातायात के साधन हो, और सस्ती ज़मीन हो, और इसके बाद फिर उसमें जो सामग्री लगती, मटेरियल लगता है, अच्छे से अच्छा ईंट, अच्छा सीमेंट, बालू या बदरपुर कहते हैं लोग, और लोहा, अच्छे से लकड़ी, पेंट, और इलेक्ट्रिकल आइटम, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, सभी कुछ पूरा दिमाग लगाते हैं कि वो मकान हमारा अच्छा से अच्छा बने। बच्चों की शिक्षा हो तो बच्चों के किस स्कूल में डालें कि उनका भविष्य, उनका करियर बने। बेटी की शादी हो, बेटी को हम कहाँ भेजें, कहाँ शादी करें, कहाँ उसका रिश्ता बनाएं कि वो सुखी रहे, बिल्कुल दिमाग लगाते हैं। लेकिन वही हम जो है जब चुनाव करना होता है, सबसे वाहियात, सबसे खराब साबित होते हैं, और उसकी सजा यह देश भुगत रहा है आज 70-75 सालों से। तो इस मानसिकता से बाहर आना होगा। वो जो चुनाव है हमारे शासन और प्रशासन के भाग का निर्माण करता है, और शासन प्रशासन का ही असर पड़ता है समाज पर, समाज के वातावरण के भी भाग का निर्माण करता है। तो इसलिए जो है इन चुनाव में यानी जितना हम दिमाग लगाते हैं अपने व्यक्तिगत कामों के लिए, उससे अधिक जो है उसमें और संजीदगी, गंभीरता, और देश हित में क्या हो सकता है, समाज हित में क्या हो सकता है, ये लगाना पड़ेगा। और इसी को भारतीय जनता दल ने पात्रता के रूप में वो समझाया था। और उसने ये भी कहा था कि भाई आप समझ लीजिए कि किसी विद्वान ने कहा था कि पीपुल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। लोगों को सरकार वैसी ही मिलती है जिसके वो पात्र होते हैं। आज बीजेपी से शिकायत है, तो क्यों शिकायत है भाई? हमारी जैसी पात्रता थी वैसे बीजेपी मिली, हमारी जैसी पात्रता रही वैसे इस देश के दुश्मन कांग्रेस वो सत्तासीन रही, उसको भेजते रहे। तो इन पार्टियों में उतना खोट नहीं है, खोट हमारी पात्रता में है। तो हम जो है यानी एज ए इलेक्टर, यानी जो है एक मतदाता के रूप में हम जो है एक बहुत ही माने खराब, बहुत ही निम्न कोट के मतदाता बन गए हैं। तो ये पात्रता जो है वो सुधारनी पड़ेगी। पात्रता सुधारने के लिए भारतीय जनता दल ने ये बताया था कि आप उस उम्मीदवार को चुनिए कि जो पात्र हो, और पात्र कौन होगा? जिसमें कम से कम ये 4 गुण उसमें होने चाहिए। वो गुण जो है माने कोई प्रचार कहा सुनी में नहीं, वो गुण वास्तविकता में उसमें होने चाहिए। तो पहला गुण है देशभक्ति का। देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको देखना पड़ेगा कि वो देशभक्ति का। अब सवाल उठेगा कि देशभक्त कौन है? देशभक्त वो है जो अपने मूल भारतवर्ष को सर्वोच्च मानता हो,
अपनी आवाम को उसके बाद सर्वोच्च मानता हो। हमारे देश के संविधान, भारतीय संविधान को उसके बाद तीसरे नंबर उसका सर्वोच्च मानता हो, और साझी सोच का हो कि सबको एक साथ में रहना है और शांति से, सद्भाव से, सुकून से, आपसी विश्वास से, आपसी भरोसे से, इस साझी सोच को सोच का हो। और कोई मुद्दा उसके सामने आता है तो सीमित रूप में नहीं, किसी खास तबके के लिए नहीं, पूरे देश के लोगों पर उस मुद्दे का क्या असर होगा, क्या उसके रिपरकशंस होंगे, क्या उसका इम्प्लीकेशंस होगा पूरे भारतीय समाज की, और उसी पृष्ठभूमि में उस मुद्दे का आकलन करें। तो ये है, और उसको साथ साथ में जो हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और विरासत है, हमारे जितने भी इतिहास के जो गौरव रहे हैं, वंशावलियां हैं, और जब इतिहास की बात आती है तो फिर भारतीय उपताका दल एक सुझाव के रूप में, एक चेतावनी के रूप में, एक निवेदन के रूप में, जो लोग इसका सहारा लेते हैं कि ये मुगल वंश जो है वो आक्रांता है, ये सोच जो है बहुत ही खतरनाक और देश विरोधी है। और भूतकाल में जो भी राजा रहा, महाराजा रहा है, नवाब रहा है, वो अपने राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते उनमें युद्ध हुए हैं, और उनका किसी पंथ के आधार पर पक्ष लेना जो है बिल्कुल देश विरोधी है। यानी हम अकबर का पक्ष लें, वो भी पंथ के आधार पर, महाराणा प्रताप का पक्ष लें, वही पंथ के आधार पर, ये दोनों गलत है। भारतीय नागरिक के रूप में हमको दोनों का सम्मान करना चाहिए, जो है अकबर का भी और उनके राणा जो है महाराणा प्रताप का भी। उनमें आपस में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते क्या वैमनस्य था, इससे हट करके इसी प्रकार जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता औरंगजेब और शिवाजी में क्या रही हो, इससे कोई मतलब नहीं। दोनों के दोनों एक ऐतिहासिक हस्ती के रूप में दोनों जो है वो पूरे देश के लिए और हमारे भारतीय भाई बहनों के लिए दोनों सम्माननीय हैं। कहने का मतलब कि यदि भूतकाल में कोई इस तरह से युद्ध है, वैमनस्य है, और अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के विस्तार में कुछ इस तरह से आपस में टकराहट है, उसको लेकर के हम अपना जो हमारा ये संवैधानिक वातावरण है इस देश का है, उसको तबाह न करें। लेकिन यही गलती जो है बीजेपी के जो जितने सिपहसालार हैं, हिमांशु त्रिवेदी जैसे पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे लोग कर रहे हैं। तो वो अश्विनी उपाध्याय महोदय गुलामी की निशानी गिनाते हुए, जरा अब उनकी जो खतरनाक मानसिकता जरा देखिए। गुलामी की मानसिकता, गुलामी की निशानी को गिनाते हुए उन्होंने औरंगजेब रोड, तुगलक रोड, अकबर रोड, यानी जितना इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से मुतल्लिक या उससे संबंधित जितने लोग थे, उनका नाम उन्होंने गिना दिया। लेकिन एक भी अंग्रेजों का नाम नहीं गिनाया कि ये भी गुलामी की निशानी है। जैसे एलिगन ब्रिज, डलहौजी और माउंटबेटन के नाम पर बहुत पड़ा हुआ है। और अब बताइए, डलहौजी जिसने की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति चलाई थी, उसके नाम पर तमाम इस तरह से वो नाम पड़ा हुआ है।
हाँ, और विक्टोरिया हॉल और जो है जॉर्ज टाउन, तमाम इस तरह से पड़े हुए हैं। उसको अश्विनी उपाध्याय महोदय ने उसको गुलामी की निशानी के रूप में इन्होंने नहीं गिनवाया। और उससे भी बड़ी बात कि ये मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद इंदिरा वगैरह, इनके नाम पर भी तमाम जो है भवन, सड़क, हवाई अड्डा, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नाम पड़े हैं। उसको भी गुलामी कर लीजिए या इस देश के लिए गद्दारी का की निशानी के रूप में इन्होंने नाम नहीं गिनवाया। सिर्फ नाम गिनवाया इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से जुड़े लोगों का। इस तरह की मानसिकता से ये बीजेपी ये काम कर रही है। बीजेपी की नजरों में जो है अंग्रेज इस देश के लिए जो है वो खतरनाक नहीं है। ये मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू जो कि इतने बड़े गद्दार थे, और इंदिरा गांधी इतनी बड़ी गद्दार थी, वह भी इस देश के लिए खतरनाक नहीं है। खतरनाक जो है बीजेपी के लिए, बीजेपी की मानसिकता के अनुसार सिर्फ इस्लाम आस्था वाले हैं। अब इस सवाल उठता है कि इस मानसिकता से जो बीजेपी काम कर रही है, उसके सिपह सालार जो काम कर रहे हैं, वो इस मुल्क को क्या दे सकते हैं? और क्या दे रहे हैं? नफरत। और साथ नफरत दे रहे हैं, और साथ में जब ये नफरत का माने इस तरह से माहौल, जब नफरत का माहौल एक अपने द्वारा जो उनके द्वारा स्वयं प्रायोजित, जैसे वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है और यति नरसिम्हानंद सरस्वती है, और बाकी इसी तरह के जो नफरत फैलाने वाले हैं उनको पाल रहे हैं। और इसमें जो है, और इन्हीं ऊहापोह की स्थिति में राहुल गांधी जैसे गद्दारों को और कम्युनिस्ट जैसे गद्दारों को पूरा मौका मिलता है, और फिर कोई न कोई बहाना वो बना करके हमारे देश में यानी जहर जो है वो फैलाते हैं। अब बताइए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के उसके समर्थन में, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बदनाम करने के लिए किसी ने बनाया था, कोई इमरान हुसैन ने बनाया था वहां पर, उसको दिखाने के लिए। लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने वालों, तुम्हारी घिघी क्यों बंद है? जिस पार्टी ने इस देश को बांटा और 25 से 30 लाख लोगों की हत्या किया, उसकी भी डॉक्यूमेंट्री तो बनवाओ। लेकिन नहीं, ये सब जो है चाहे जामिया मिलिया में हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो, चाहे जेएनयू में हो, चाहे डीयू में हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, चाहे कहीं भी हो, सिर्फ इसी मानसिकता है कि सिर्फ मोदी जी जिम्मेदार है। लेकिन जो गुजरात के दंगे हुए, किन कारणों से हुए? गोधरा में निर्दोष भारतीय भाई बहनों को जो जलाया गया, खास करके जो अयोध्या से लौट रहे थे राम भक्त भारतीय भाई बहन, उनको जो जलाया गया, उस पर इन सबों की बिल्कुल घिघी बंद है। तो ऐसे लोगों को जो किसी भी तरीके से देश में एक तरफा की बातों को लेकर के देश में नफरत फैला रहे हैं, और इस सब के लिए दोषी है मोदी जी। ऐसे तत्वों को क्यों पाल रहे हैं? इनको शासन किए हुए 9 साल हो गया। जेएनयू में ऐसे तत्व पल रहे हैं, और देश विरोधी तमाम मीडिया पल रहा है। उस मीडिया जो मीडिया है सरासर देश विरोधी है, उसको ये सब बोलते हैं गोदी मीडिया। वह जो है इन कांग्रेसियों का ही मीडिया है, कम्युनिस्टों का ही मीडिया है, और उसको भी सब बोलते हैं ये जितने मैंने ये से उसी कांग्रेस के और इन कम्युनिस्टों के और इनके बोलते हैं गोदी मीडिया।
यानी किस तरह से एक गलत वातावरण जो है वो फैलाए हुए हैं। और सारे गलत वातावरण का की जड़ कौन है? ये मोदी जी। अब देखिए मोदी जी की करतूत तो जरा देखिए ना। 2014 के चुनाव में उन्होंने बस एक बार मैंने चुनाव में कहा कि कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी लुटेरी है, वो डकैत है, और उसने मैंने इतना लूटा है, इस देश को इतना लूटा है कि, और ये चीज भोपाल में बोले थे कि भोपाल में 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कि यदि एक के आगे एक लिख करके भोपाल में आगे शून्य बढ़ाया जाए तो शून्य जो बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच जाएगा। दूसरे शब्दों में बोले थे कि ये लुटेरी कांग्रेस जो है इस देश का धन लूट करके विदेशी बैंक में इतना पैसा जमा किया है कि यदि उस काले धन को वापस लाया जाए तो हर एक के खाते में, हर एक भारतीय भाई बहन के खाते में 10-10, 15-15 लाख रुपया आ जाएगा। उन्होंने एक अंदाज बताया था। मोदी जी वो काला धन तो लाए नहीं, सिर्फ इस कांग्रेस को बचाने के लिए। अब इन लुटेरी कांग्रेसियों को उल्टे कहने का ये मौका दे रहे हैं मोदी जी और बीजेपी वाले कि हमारा 15 लाख रुपया लाओ। 15 लाख तो आप लाए नहीं, 15 लाख तो आपने दिया नहीं। जबकि उसकी कहानी क्या है कि कांग्रेसियों के द्वारा लूटे हुए काले धन के विषय में उन्होंने बोला था। अब कोई जो है कांग्रेसियों के द्वारा लूटे हुए काले धन की बात नहीं करता है। 15 लाख रुपया कहां? तो इस तरह का जो नैरेटिव सेट हुआ है उसकी जड़ में है मोदी जी, जो कि काला धन तो लाए नहीं, लेकिन इस तरह का नैरेटिव सेट जो है वो होने दिया मोदी जी ने और बीजेपी वालों ने कि 15 लाख रुपया कहां है। जबकि उसकी जड़ क्या है, उसका मूल क्या है कि इस जेएनपीसी ने इस देश को लूट करके जो काला धन जमा किया था विदेश में, यदि वो लाया जाता तो हर एक के खाते में 15 लाख रुपया। तो लेकिन हर एक के खाते में देने की तो बात ही नहीं है। मानी ये कितने बेवकूफ हैं, हम नहीं समझते, हम दुष्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन कितने बेवकूफ हैं मोदी जी। ये कहने की क्या आवश्यकता है कि हर एक के खाते में आ जाएगा। आप काला धन तो लाइए और देश के काम में लगाइए, जो सार्वजनिक काम है उसमें आप लगाइए ना। तो इन डकैतों को मोदी जी ने मौका दिया, बीजेपी वालों ने मौका दिया कि हमारा माने वो काला धन तो लाए नहीं, और जो बस वो डकैत ही कह रहा है कि हमारा कि हमको जो है 15 लाख जो है वो 15 लाख दो, 15 लाख रुपया दो। वो जो है चारा घोटाले का जो चोर है ये लालू प्रसाद, वो गिनती लगा रहा था कि हमारे परिवार में 10-12 लोग हैं, 10-11 तो उसके बच्चे ही हैं, तो कुल मिला कर के जो है वो 14-15 लोग 14-15 गुड़े वो 15 लाख कर रहा था, करोड़ों में जा रहा था कि हमको इतना करोड़ मोदी जी दें। तो अब सवाल है कि मुख्य मसला क्या था कि इस कांग्रेस ने इस देश को लूट करके काला धन के रूप में जमा किया था। कोई सरकार तो इस पर बोलती नहीं है। मोदी जी ने मैं चुनाव प्रचार में कह दिया कि भाई कि इतना काला धन है। मोदी जी जब सत्ता में आए तो पूरा जो है कांग्रेसियों के द्वारा लूट करके जमा किए हुए काले धन की बात को पूरी निगल गए, खा गए, और इस कदर खाए कि जो है काला यानी जो इस कांग्रेस ने इस देश को लूटा है वह बात ही छिप गई। उल्टा एक जो है एक उसके विपरीत एक नैरेटिव इन सबों ने सेट करने में कामयाब हो गए कि 15 लाख रुपया कहाँ गया, 15 लाख रुपया आपने दिया क्यों नहीं। तो इस कदर जो है मोदी जी और बीजेपी वाले इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के डकैतों को बचा करके। गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू की
को इस देश को गद्दार न कहना भी एक बहुत बड़ी गद्दारी है। और उसका एक नमूना आपको बता रहे हैं। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है मोहनदास करमचंद गांधी के विषय में वो बता रहा था कि ये प्रधानमंत्री कैसे बना जवाहरलाल नेहरू। तो 1946 में जब वो बना था 2 सितंबर 1946 को, तो उसके पहले ये था कि भाई जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही जो है अंतरिम मंत्रिमंडल इंटरिम कैबिनेट का प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये गांधी जो है, अच्छा इन दोनों को पता लग गया था कि भाई ये अंग्रेज जाने वाले हैं और जो है सत्ता सौंपेंगे। तो ये दोनों गद्दार लग गए थे कि सत्ता जो है सिर्फ जो है वो नेहरू के पास आनी चाहिए। इसी साजिश में ये दोनों लग गए। गांधी जाकर के मौलाना आजाद, अच्छा एक बात इसमें जोड़ना जरूरी है कि मौलाना आजाद हों, चाहे अंबेडकर हों, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, चाहे जेबी कृपलानी हों, चाहे राम मनोहर लोहिया हों, इन लोगों ने ये गांधी की गद्दारियों के आगे, जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों के आगे घुटने टेके। सबके सब, मैं सबका नाम ले रहा हूं, और ये पटेल, इन सबों ने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिख करके उसमें लगता है कि वो क्षमादान की मांग की है कि भैया हमको ये देश माफ कर दे। ये वैसे ही है जैसे भीष्म पितामह जो है वो महाभारत की लड़ाई में साथ दिया कौरवों का, झूठ में बोलते रहे कि हम जो है अन्यायी और दुष्ट और इसका दुर्योधन का साथ देने के लिए मजबूर हैं। तो कुछ ऐसे ही मैंने मजबूरी कर लीजिए या एक पाखंडी स्थिति कर लीजिए कि चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे मौलाना आजाद हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे जेबी कृपलानी हो, चाहे जो भी हो, इन लोगों ने अपनी अपनी आत्मकथाओं में जो है अपना एक पश्चाताप, एक जो है मतलब कि रिमोर्स प्रकट करके, यह कोई राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं है। जब जान लेते कि ये मोहनदास करमचंद गांधी गद्दारी कर रहा है, जम करके जो है उसको उखाड़ना था। उसमें जो सीधे मैंने ये भारत विरोधी नेहरू को सत्ता में बिठा रहा था, जिस नेहरू के पक्ष में कोई था ही नहीं, न तो कांग्रेस थी न तो जनता थी, उसको ये बिठा रहा था ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। लेकिन सब के सब जो है वो उसके आगे घुटने टेक दिए। तो अब हाँ, तो उसको पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ तो वास्तविकता ये थी कि जो उसमें कांग्रेस अध्यक्ष सन 1940 से लेकर के और 46 तक, मतलब 7 साल लगातार कांग्रेस अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो भी इसलिए कि कांग्रेस बिल्कुल मर चुकी थी, निष्क्रिय हो गई थी। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष उसके कांग्रेस के संविधान के अनुसार सिर्फ 1 साल के लिए बनता था। लेकिन जब वो मरी चुकी थी और जो है सन 42 का आंदोलन की घोषणा करने के बाद ही मर गई हो, तो किसको फुर्सत है कि वो कि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव करवाए बनाए। तो इस कांग्रेस की इसी माने निष्क्रियता कर लीजिए, चाहे उसके मरणासन होने के कारण ही जो है एक बाय डिफॉल्ट हमारे मौलाना आजाद जो है वो 7 साल तक वो कांग्रेस अध्यक्ष रहे। लेकिन जब इन दोनों गद्दारों को पता चला कि अंग्रेज जाने वाले हैं, सत्ता सौंपने वाले हैं, तो सत्ता सिर्फ जो है नेहरू के पास आए, इस साजिश में दोनों लग गए। तो जब ये पता चला कि भाई क्या नाम है कि अंतरिम प्रधानमंत्री इंटरिम कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, तब अब जो है
ये मोहनदास करमचंद गांधी मौलाना आज़ाद के पास गया, कहा कि अब आप इस्तीफा दीजिए। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी एक बात और कहा मौलाना आज़ाद से कि आप इस्तीफा भी दीजिए और इस तरह से एक सार्वजनिक वक्तव्य भी दीजिए कि हम नेहरू के पक्ष में इस्तीफा दे रहे हैं। तो मौलाना आज़ाद ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा कि हमने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन गांधी की बात हमने ये बात नहीं मानी कि हम जो है सार्वजनिक रूप से वक्तव्य भी दें कि हम जो है नेहरू के पक्ष में हम इस्तीफा दे रहे हैं। अब जब वो चुनाव हुआ, जब चुनाव की बात आई, तो कांग्रेस के संविधान के अनुसार यह था कि कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रांतीय इकाइयां, तो प्रांतीय इकाइयों में वो 15 इकाइयां थी, तो 15 में से दो वोट शायद इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए, और एक शायद जो है वो सीता वीरमैया पट्टा वीरमैया के पक्ष में गया था। बाकी 12 जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में था, और नेहरू पक्ष में कोई था ही नहीं। जबकि इसके पहले ये एक गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी सार्वजनिक रूप से बोल चुका था कि हमारी पसंद तो नेहरू हैं। देखिए, जहां चुनाव हो रहा है वहां ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी प्रचार कर रहा है कि हमारी पसंद तो नेहरू हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने अपने विवेक से काम किया। अब ये साजिश किया कि कांग्रेस चाह रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कैसे ये आगे करेगा। तो फिर जो है वो इस्तीफा देने की पर्ची जो है लिख करके ये मोहनदास करमचंद गांधी जो है, चूंकि जेबी कृपलानी उस प्रक्रिया की अध्यक्षता कर रहे थे, तो जेबी कृपलानी के थ्रू जो पर्ची जो है इसने लिख करके मोहनदास करमचंद गांधी सरदार पटेल को दिलवाया, और तो फिर वो पर्ची पर कुछ किया नहीं। फिर दूसरी बार पर्ची लिख करके वो जयप्रकाश नारायण के थ्रू दिलवाया, और इसके बाद जो है ये पुष्पेंद्र कुशवाहा कह रहा था कि वो सरदार पटेल उठ के चले गए उस सभा से। जब चले गए तब अब इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को पूरा मैदान ही मिल गया। फिर उसे नेहरू के पक्ष में पूरा माहौल बनाया। अब सवाल है, देखिए ऐसा है कि ये इसको सुशांतु त्रिवेदी कहते हैं कि भाई कि कांग्रेस में कभी भी लोकतंत्र नहीं रहा, और जो है वो लोकतंत्र का गला घोटा गया, और लोकतंत्र का गला घोटने वाला सबसे पहले वही था, मोहनदास करमचंद गांधी। लोकतंत्र का गला तो जो घोटा तो सो घोटा, इसने भारत का गला घोटा है ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। इस गद्दार नेहरू के जिसके पक्ष में कोई नहीं था उसको बिठाया इसने। तो ये भारत का गद्दार है, भारत का दुश्मन है मोहनदास करमचंद गांधी। और इतने ही जब जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन तो जरा इसको गौर से देखें। इससे जब पूछा गया कि अरे भाई, जब इस नेहरू के पक्ष में कोई था ही नहीं और पूरी कांग्रेस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को चाह रही थी, तो आपने क्यों बनाया इसको, नेहरू को? तो कह रहा था कि इसको अच्छी अंग्रेजी बोलने आती है, और ये विदेशों से संबंध रखने में ज्यादा काबिल है, और ये एक सफल अंग्रेज है। तो ये तो सवाल उठता है, इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे 7 लाख भारतीय भाई बहनों ने अपने प्राण दिए, आहुति दी है, शहादत दी है, कुर्बानी दी, 7 लाख किन अंग्रेजों को भगाने के लिए। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जब अंग्रेज चले गए तो फिर एक अंग्रेज को बिठा दिया इसने, अंग्रेज के रूप में गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बिठा दिया। और इसने क्या क्या गद्दारियों का कहर बरपाया इसने
इसे गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने देश ने देखा होगा, और आज तक उसकी गद्दारियों को ढकने का साजिश चल रही है पूरी। अब तक वो साजिश सिर्फ कांग्रेस करती थी, उस साजिश में बीजेपी भी शामिल है। नेहरू की गद्दारियों को छिपाने में बीजेपी भी शामिल है, और बड़े 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 सातिराना ढंग से बीजेपी के जितने प्रवक्ता नाम जरूर लेंगे, लेकिन नहीं बोलेंगे कि ये गद्दारी है। हमारे देश की जमीन प्रधानमंत्री के रूप में ये दे रहा है दुश्मन चीन को, तब भी बीजेपी वाले न तो जवाहरलाल नेहरू को गद्दार कहते हैं और न तो किसी को कहने देते हैं। और उसका संदर्भ आता तो कैसे लोग तर्क देते हैं, हमसे गलती हो गई, देश से गलती हो गई। गद्दारी कर रहा है, गद्दारी किया है जवाहरलाल नेहरू, उसको बोलते हैं हमसे गलती हो गई, परिस्थितियां ऐसी थीं, देश से गलती हो गई। अरे गलती क्या, गद्दारी हुई है गद्दार जवाहरलाल नेहरू से, वो कहो ना। तो इसलिए भारतीय जनता दल इन विषयों पर बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रवादिता या राष्ट्रवाद या सच्चा राष्ट्रवाद ये कहता है कि देश के गद्दारों को गद्दार कहिए। ये नकली राष्ट्रवादी बीजेपी वाले कि नेहरू जैसे गद्दार को न तो गद्दार कहते हैं और देश इनको गद्दार के रूप में कहे या जाने, और देश भी इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को गद्दार के रूप में न जाने न कहे, इसकी भी साजिश कर रहा है। वो भी कैसे कि हमारे जो वास्तविक जो है, हमारे जो अमर शहीद और क्रांतिकारी देशभक्त रहे, उनको पृष्ठभूमि में रख करके ये इनकी साजिश है। भगत सिंह को जो है आतंकवादी लिखवा दिया, हमारे वो सुभाष चंद्र बोस जी को ही मरवा दिया, फिर उनके परिवार पर जो वो जासूसी करवाया, और हमेशा और एक हुआ कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी। अब तो बातें चल रही है ना कि ये बहुत ही माने क्या, जिसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती। ये अंग्रेजों के मुखबिर है, ये नेहरू और जो है ये और मोहनदास करमचंद गांधी दलाल रहे, और ये बातें फूट के आ रही हैं। ये तथ्य जो है अब फूट के आ रहा है। जब तक सत्ता में थे तब तक तो वो निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन इतना ही फायदा हुआ कि वो सच्चाई सामने आ रही है। लेकिन तब भी बीजेपी इस जीएनपीसी को बचा रही है। तो वातावरण जो होने की आवश्यकता है हमारे देश में, सिर्फ हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये वातावरण होने की आवश्यकता है। सब बोलते हैं ना, तमाम इन सबों का वातावरण जो है कि यह देश गांधी का है। शर्म नहीं आती कहते हुए कि ये देश जो है गद्दार गांधी का है, ये देश जो है गद्दार नेहरू का है। यह देश सिर्फ हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, शहीद आजम भगत सिंह का है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का है, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का है, हमारे अमर शहीद अशफाकुल्लाह जी का है, हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस जी का है, हमारे अमर शहीद सुब्रमण्य भारती जी का है, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मी जी का है, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा जी का है, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू जी का है। इन गद्दारों का देश नहीं है। तो कितनी गंदगी ये सब दोनों मिलकर के, कांग्रेसी मिलकर के और ये बीजेपी मिलकर के, बाकी तो और इस समाज के कम्युनिस्टों को तो मतलब नहीं। कम्युनिस्ट तो इस संसार के सबसे बड़े आतंकवादी और सबसे बड़े नरसंहारी, उनको बुलाते हैं ये टीवी वाले। तो बहुत कुछ जानना जरूरी है और एक देशभक्ति का जज्बा पैदा करना है। चुनाव में आप जो है वो भारतीयता के आधार पर एक होइए और इन सारी देश विरोधी ताकतों को
सारे काले अंग्रेजों को सबक सिखाना है, और सबक सिखाने के मतलब कि उनको नष्ट में नाबूद करना है। और ये जागृति जनता में आने की आवश्यकता है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए, इसको फॉरवर्ड करिए, प्रसारित करिए। ये परम राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।